लर्निंग मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और पिछले वीडियोज में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है बीजगणितीय तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए वो देखा था। पहला मेथड हम देख चुके थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा विलोपन मेथड का एक क्वेश्चन हमने देखा था। अभी दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.4 का सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ठीक है, बुक निकाल लीजिए अपना अपना और क्वेश्चन पढ़िए साथ में। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर दो अंक से बनी एक संख्या, दो अंक से, तो एक अंक मान लेते हैं x और दूसरा अंक मान लेते हैं y। तो दोनों का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 9। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि दो अंक अगर है तो एक जो अंक होगा वो होगा इकाई का अंक, और दूसरा जो होगा वो होगा दहाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक आप मान लो x को और दहाई का अंक मान लो y को। ठीक, दो अंक है तो इससे संख्या क्या बनेगा, अभिष्ट संख्या बराबर संख्या क्या बनेगा, दहाई का अंक y है तो इसको 10 से गुना कर देना है और उसमें इकाई का अंक जोड़ देना है। तो ये हमारा हो गया 10y प्लस x। ठीक, जो संख्या है वो ये है। लेकिन कह रहा है कि अगर संख्या के अंकों को अदल बदल किया जाए, पलट देंगे तो नई संख्या क्या बनेगा, नई संख्या 10 और दहाई के स्थान पे पहले y था, अब आ जाएगा x और इकाई के स्थान पे y। तो ये हमारा हो गया 10y प्लस x, सॉरी 10x प्लस y। ठीक है, अब कह रहे दोनों संख्या का, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या का 9 गुना यानी दी गई संख्या का 9 गुना 10y प्लस x को गुना कर देंगे किससे, 9 से। 9 गुना दी गई संख्या के, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। इसका 9 गुना 2 गुना है किसका, जो पलटने से बनी संख्या है 10x प्लस y। ठीक है, तो एक जो दी गई संख्या थी वो ये थी और नई संख्या जो पलटने से बनी है वो ये है। कह रहे दी गई संख्या के 9 गुना संख्या जो पलट कर बनी है उस संख्या के 2 गुना है। ठीक है, बराबर है। अब इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे ये एक समीकरण है हमारा, 9 गुने 10 कितना होगा, 90 प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इसको इधर लेके चले जाओ किसी को भी, तो हो जाएगा 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y बराबर 0। ये हो गया 11x माइनस 88y बराबर 0। दोनों में से 11 कॉमन ले लो, x माइनस 8y बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0, क्योंकि 11 से अगर इधर आके डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा। ठीक, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 2 कैसे बना,
तो क्वेश्चन में जो दे रखा था कि दी गई संख्या जो है उसका 9 गुना नई संख्या जो पलटने से बनी है उस संख्या के 2 गुना है, ठीक है। तो इस संख्या का मैंने 2 गुना कर दिया और इस दी गई संख्या को 9 गुना कर दिया, तो दोनों बराबर हो गए। दोनों को सॉल्व करने पे x माइनस 8y बराबर 0 मिल गया। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहला इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा आया है x माइनस 8y बराबर 0। पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस कर लो, x माइनस एक्स कट जाएगा, y और 8y हो जाएगा 9y बराबर y कितना आ गया? 1। y 1 आ गया, तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में डाल दें तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर 9, तो x का वैल्यू 8। तो x आ गया 8 और y आ गया 1। तो संख्या क्या हो गई? अभिष्ट संख्या हमारी क्या थी? 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगी 18। आंसर क्या हो गया? 18। आई बात समझ में? अब आप देख सकते हो कि 18 है, इसको पलट देंगे तो जो हमारा संख्या बनेगा वो क्या बनेगा? 81। अब इसका डबल 162 और इसका 9 टाइम 9 गुना 18 में कितना होता है? दोनों बराबर है, तो इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो क्या है? सही है। आई बात समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसका पांचवा देख लेते हैं। 3.1 सॉरी एक्सरसाइज 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में टैक्सी वाला किया था उसी तरीके का ये है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो नियत किराया मान लेते हैं x, नियत किराया x रुपया, ठीक है। और कह रहा है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो अतिरिक्त दिन का जो किराया होगा हर अतिरिक्त दिन का किराया ये होता है y रुपया, ठीक है। नियत किराया x है और हर अतिरिक्त दिन का किराया x है। कह रहे सरिता जो है वो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है। 7 दिनों तक। अगर सरिता 7 दिन रखती है, इसका मतलब पहले 3 दिन के लिए उसे x देना होगा। तो x प्लस एक्स्ट्रा अतिरिक्त कितने दिन बचे उसके पास? 7 में से 3 माइनस कर लेंगे, 4 अतिरिक्त दिन। तो 4 अतिरिक्त दिन के लिए उसे देना होगा 4y, और ये दोनों का सम जो है ये कितना है? 27, ठीक है। इक्वेशन 1। फिर कह रहा है कि जबकि सूसी ने पुस्तक जो है 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो सूसी अगर ली होगी तो पहले 3 दिन के लिए तो उसको भी x देना होगा। उसने कितने अतिरिक्त दिन रखा? तो 2 अतिरिक्त दिन रखा उसने, और तो 2y, और इसके लिए उसने 21 रुपये दिए। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। x प्लस 4
4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सरिता ने टोटल 7 दिन के लिए रख लिया था, जिसमें से 3 दिन का तो किराया फिक्स है, नियत किराया है। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए x रुपया। तो x अतिरिक्त एक्स्ट्रा डेज जो है, अतिरिक्त दिन वो 4, तो 4y। सुशी के लिए अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 थी तो 2y। इसने 27 पे किया था और इसने 21 रुपये दिए थे। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। x माइनस एक्स कट के 0, 4y में से 2y माइनस करोगे तो बचेगा 2y, 27 में से 21 6, तो y का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया 3। अब y का मान किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे पहले इक्वेशन में डाल देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या मिलेगा हमें? x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 27। तो x प्लस 4 तिया 12, 27, x का वैल्यू 27 माइनस 12 15। यानी पहले 3 दिनों का जो नियत किराया था वो था ₹15, और हर अतिरिक्त दिनों का जो किराया देना पड़ता था वो देना पड़ता था ₹3। आई बात समझ में? चलिए अब इसका तीसरा और आखिरी मेथड है दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के लिए। तीसरा और आखिरी मेथड, पहला हमने देखा क्या? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा देखा एलिमिनेशन, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे, सबसे पहला देखा था सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, फिर देखा एलिमिनेशन यानी विलोपन, और तीसरा देखेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये विधि क्या होती है? आइए पहले इसके समझे वज्र गुणन विधि आखिर होता क्या है। तो जैसे हमारे पास दो रेखीय समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है दो। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x b2y c2 बराबर 0। ठीक, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो वज्र गुणन विधि क्या होती है? x y 1, x y 1 ऐसे लिख लेना है, ठीक है। एक रो यहाँ पे लिखना है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक, ऐसे लिखना है। x से पहले एक, फिर x और y के बीच में एक, y और 1 के बीच में एक, और 1 के बाद एक, ठीक है। कैसे लिखेंगे? तो इसका जो है कोड होता है, क्या होता है? अगर हम इसको नंबर देना चाहें तो ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, और इधर, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। कोड क्या होता है? कोड कहता है कि पहले आप दूसरी लाइन का लिखो 2, फिर तीसरा, फिर पहला, और फिर दूसरी लाइन का 2 3 1 2। क्या है कोड? 2 3 1 2, ठीक है। 2 3 1 2, ठीक है। तो पहले 2 में क्या b1 b2, सिर्फ गुणांक लिखना है, x और y नहीं लिखना है। x और y यहाँ पे हमने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर x y पहले लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ y का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद लिखना है। तो x से पहले x वाले को छोड़ के उसके आगे से लिखेंगे, ठीक है। y का b2, फिर y के बाद वाला c1 c2,
फिर C1 C2 को छोड़ के तो इधर से A1 A2 और फिर B1 B2 लिखना आ गया समझ में। पहले हमें y के गुणांक से शुरू करना है, पहले दोनों समीकरण में y का जो गुणांक होगा वो लिखना है, फिर अचर पद, फिर x का गुणांक और फिर y का गुणांक। मतलब y के गुणांक से शुरू भी करना है और y के गुणांक पे ख़त्म भी करना है। क्लियर है? y के गुणांक से शुरू भी करना है और y के गुणांक पे ख़त्म भी करना है। पहले y का गुणांक, फिर अचर पद, फिर x का गुणांक, फिर y का गुणांक। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देना है, क्रॉस ऐसे और ऐसे, इसको भी ऐसे और ऐसे, इसको भी ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऊपर में क्या था x, तो लिखेंगे x अपॉन, ऊपर से नीचे आओ पहले ऊपर वाला b1 को c2 से गुना करेंगे, b1 c2 में से माइनस कर देंगे नीचे वाला b2 c1 बराबर y वाला, फिर ऊपर से नीचे आओ c1 a2 में से माइनस कर देंगे नीचे से ऊपर वाला c2 a1, फिर 1 a1 b2 माइनस कर देंगे a2 b1। ठीक है, ये है हमारा वज्र गुणन का फॉर्मूला, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, अब एक बार हम पहले इसको और इसको इक्वेट करेंगे, फिर एक बार इसको और इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, x b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसको नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे ही रखना है। तो x का जो मान आएगा इधर से क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो x का जो वैल्यू आ गया वो क्रॉस प्रोडक्ट से ये आ गया। ठीक है, और y का वैल्यू क्या आएगा, इसी तरीके से y वाले को जब इक्वेट करेंगे y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। फिर से ये ऊपर चला जाएगा तो y का जो मान होगा वो होगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, क्लियर हुआ वज्र गुणन कैसे करते हैं। एक बार फिर से जो है आप वीडियो पॉज करके पीछे जाके फिर से रिवाइंड करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा x का मान और y का मान। ठीक है, तो इस पे अब एक कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ ध्यान से देखना। और जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जो पुराने हैं वो तो कर ही चुके होंगे, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। थ्री 3.5 और याद रखना एक बात कि वज्र गुणन हम सिर्फ उन्हीं समीकरणों में लगा सकते हैं जिसका क्या होना चाहिए, सिर्फ एक हल होना चाहिए। ठीक है, एक और केवल
एक हल, उसी में हम बजगुणन लगाएंगे। जिस समीकरण के पेयर जोड़ का जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा, उसमें ये काम नहीं करेगा, उसमें आप बजगुणन काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले चेक कर लेना होगा कि बजगुणन लगाने के लिए समीकरण का एक और केवल एक ही हल होना चाहिए। और वो हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था अनुपात के मेथड से। a1/a2 बराबर, अगर b1/b2 के नहीं होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो हम कहते हैं समीकरण का एक और केवल एक ही हल होगा। और इसी केस में हम बजगुणन विधि लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, तो याद रखना। तो क्वेश्चन है 3.5 का सेकंड देखते हैं। ठीक है, 3.5 का सेकंड, 3.5 का फर्स्ट का सेकंड, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। याद रखना, बुक में देख लो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। तो एक अद्वितीय हल हमने बताया था कैसे चेक करते हैं, और जिसका अद्वितीय हल है और कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर कहता है कि जिसका अद्वितीय हल है उसी स्थिति में बजगुणन विधि से उसका जो है मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हम ले रहे हैं ऑलरेडी जिसका एक अद्वितीय हल है, वो है हमारा इक्वेशन 2x + y बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 8। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे कि इसका हल कैसा है। हल चेक करने के लिए हमने बताया हुआ था आपको, तो देख लेते हैं। a1/a2 क्या होगा? 2/3। b1/b2 क्या होगा? 1/2। b1 किसे कहते हैं? y के गुणांक को। a1 a2 क्या होता है? x का गुणांक, और c1 c2 अचर पद। याद है ना? तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो समीकरण का हल होगा वो क्या होगा? एक और केवल एक, यानी अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। तो अब हमें पता चल गया, अब हम इसका क्या कर सकते हैं? बजगुणन विधि लगा सकते हैं। आइए लगाते हैं बजगुणन विधि। पहले क्या लिखेंगे? x, फिर y, फिर 1, फिर 2 3 1 2। कोड याद है ना? 2 3 1 2। लेकिन इसको हमें क्या करना होता है? इधर ले आओ। 5 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? -5, और 8 को इधर लाएंगे तो -8। ठीक है, अब लगाते। पहले y का गुणांक, y का गुणांक क्या है? 1, और नीचे में 2। फिर अचर पद -5 -8, सॉरी, फिर x का गुणांक 2 3, और फिर y का गुणांक 1 2। ठीक है, अब बजगुणन कर दो। x बटे क्या होगा? 1 गुना -8 -5 गुने -2, तो हो जाएगा -10। y -5 गुने 3 -15, -8 गुने 2 -16। 1 पे होगा 2 गुने 2 4, -3 गुने 1 3। ठीक है, ये हमारा हो गया x बट्टे -8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर y बट्टे -15 और माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1, 4 - 3 1। ठीक, अब इसको एक बार इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे। क्या है? x बट्टे -8 और +2 10 क्या होगा? 2 बराबर 1। क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो x बराबर 2। आई बात समझ में? फिर y से करेंगे तो y
-15 और +16 कितना होगा? -15 और +16 1 बराबर 1/1 1। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 1। यानी x जो है वो वैल्यू आ गया 2 और y आ गया 1। तो वज्र गुणन विधि आए समझ में? ठीक है, चलो फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू।